सर्वप्रथम मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बातचीत करेंगे। पहली बातचीत हमारी मणिपुर के संदर्भ में होगी और दूसरी बातचीत भारत नेपाल के संबंधों के संदर्भ में। पहली जो बातचीत है वो मणिपुर के संदर्भ में। हमारा विषय है मणिपुर जला, संघर्ष से किसका भला। 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जलने की वजह केवल इतनी है कि वहां के उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया और वो निर्देश ये था कि मैतेई समुदाय जो वहां का मूलभूत समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने पर विचार किया जाए। इस बात का वहीं का ही एक अन्य समुदाय जिसे कुकी कहा जाता है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और वो विरोध इतना हिंसक हो गया कि दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। 3 मई से जो संघर्ष का सिलसिला चला तो वो आज तक थमा नहीं है। तकरीबन 1 महीने का वक्त होने आया है। हालात इस कदर भयावह हुए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद 4 दिन के लिए मणिपुर प्रवास पर कैंप करने के लिए बाध्य हुए। तमाम कदम उठाए जा रहे हैं पर इसके बावजूद भी मामला थम नहीं रहा है। न थमने के 2-3 कारण हैं। एक, जो दोनों वर्ग हैं उनमें असुरक्षा का बोध है, पर इसके साथ साथ बताया जाता है कि अफीम की खेती, म्यांमार की वहां की सरकार के द्वारा दिया जा रहा संरक्षण और कुछ विदेशी ताकतों का दखल कुल मिलाकर इस मामले को कठिन बना रहा है। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है अर्थात उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर यह एहसास रहता है कि वो मूलतः भारत का हिस्सा नहीं है। भारत उनके विषयों पर उतना संवेदनशील नहीं होता जितना संवेदनशील अपने बाकी राज्यों के संदर्भ में होता है। अगर ऐसी आग, अगर ऐसा संघर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में हो रहा होता तो पूरा मीडिया और सभी राजनीतिक दल इस विषय को लेकर संजीदा होकर बात कर रहे होते। पर मणिपुर जला और उसकी संजीदगी के संदर्भ में कहीं ना कहीं हर वर्ग के स्तर पर उपेक्षा का भाव रहा। निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है जिस पर हम बात करेंगे, पर इस बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग बसे रहदास रहे प्रसन्न। संत रविदास ने कितनी सुंदर बात कही थी। उन्होंने चाहा था कि ऐसा राज रहना चाहिए, ऐसी देश रहना चाहिए, ऐसा परिवेश रहना चाहिए, ऐसा समाज रहना चाहिए जहां पर सभी को भरपेट भोजन मिल सके, सभी मिलजुल कर प्रेम के साथ रह सके। क्या मणिपुर जैसा खूबसूरत राज्य ऐसा नहीं रह सकता? इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, प्रदेश में, उसके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में डॉक्टर अरुणेश यादव हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और साथ ही देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी से करेंगे। उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जो इस दौरान मणिपुर प्रवास पर है उनके बयान को सुनेंगे। शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था। कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटाव हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। केंद्र सरकार का सवाल है, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। तो कुल जमा 80 लोगों की सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौत, बेहिसाब लोगों का पलायन, 11 पदक विजेताओं के द्वारा अपने राज्य की दुर्दशा को लेकर मेडल वापस करने की धमकी
पर इन सब के बीच में केंद्र सरकार के दखल को लेकर सवाल, क्या कहते हैं सुप्रीत जी? चुनाव इतने महत्वपूर्ण रहे कि मणिपुर प्राथमिकता में नहीं रहा। 3 मई से जल रहे मणिपुर की सुध लेने के लिए इतना समय लग गया, क्यों? भारत का एक एक राज्य जो है वो अभिन्न अंग है भारत का, और उसके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरे वॉच कर रहे थे हर सिचुएशन को, पल पल इस सिचुएशन को। पहली चीज तो ये है कि आप देखिए आज अमित शाह जी का वहां पहुंचना और इससे आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखिएगा। उन्होंने देखो हिंसा, इस जातीय हिंसा इतनी बड़ी होती जाएगी इसको किसी ने नहीं सोचा था। वहां की पुलिस और प्रशासन में जो ये कमजोरियां हो रही थी उसको इतने बड़े लेवल पे ये धीरे धीरे पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल किसी, ये एक न्यायालय का फैसला था, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी के द्वारा छेड़ी गई कोई जंग थी। लेकिन ये मणिपुर जो है ये एक साइड लाइन होने के कारण, एक छोटा वो होने के कारण मीडिया में भी या बड़े लोगों के बीच में नहीं आता। पर फिर भी आप देखिए कि होम मिनिस्टर इसके प्रति कितने सजग थे। उन्होंने शुरू से इस पे आंख रखी हुई थी और सारी चीजों को वहां की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे दो राय नहीं है सुप्रीत सिंह मल्होत्रा जी? वहां के मुख्यमंत्री है बीरेंद्र सिंह, वो बता रहे हैं मिलिटेंट के द्वारा ये कार्रवाई की गई। AK-47 का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 साल से देश में आपकी सरकार है, वहां पर बैठे हुए लोगों के पास में AK-47 आपके रहते हुए आ गई कैसे? आप तो बताते थे अगर आप सत्ता में आए तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ये परिंदा भी सीमा पार से पर नहीं मार पाएगा। ये AK-47 कहां से आ रहे हैं भाई? सर इन्हीं बीरेंद्र सिंह जी को चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड मिला हुआ है। ऐसी परिस्थितियां कई बार हो जाती हैं, ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहां पे ऐसी हिंसा नहीं बढ़ जाती। कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो सारे समाज में पाए जाते हैं, जिनको हवा मिलती है किसी इधर उधर के जगह स्टेट से, तो वो हमेशा इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पर आप देखिए आज अमित शाह जी ने वहां 3 दिन का दौरा रखा है। स्ट्रिक्ट एक्शन बोला गया है कि जो भी SOA एग्रीमेंट को वायलेशन करेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हथियार जो है वो सबको बोला गया कि जिसके पास भी इलीगल हथियार हैं वो इमीडिएटली सरेंडर कर दिए जाएं। स्पेशली बोला गया, अभी आप देख लीजिएगा विद इन 2 और 3 डेज 28 दिन से ज्यादा हो गए मणिपुर को जलते हुए। अब ये कहा गया है कि आपने हथियार अगर आपके पास इलीगल है तो जमा करा दें। पर सुप्रीत जी मुझे जवाब नहीं दे रहे कि AK-47 मणिपुर में इन हमलावरों के हाथ आए कैसे। पर मेरे साथ में डॉक्टर अरुणेश यादव हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या नजरिया है इस पूरे मसले को लेकर? राहुल गांधी तमाम विषयों पर बोल रहे हैं पर मणिपुर के संदर्भ में कुछ नहीं बोले। आप भी मणिपुर के संदर्भ में कोई बहुत प्राथमिकता नहीं रखते क्या अरुणेश जी? जेके साहब, मुझे लग रहा है शायद आपने ध्यान नहीं दिया। जब से कर्नाटक चुनाव चल रहा था तब से हमारी पार्टी के प्रवक्ता बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी हमारे जितने भी मणिपुर में विधायक हैं सब लोगों ने वहां मुख्यमंत्री जी को आगाह किया। दरअसल मसला जो शुरू हुआ वो ये है कि मैतेई जो समुदाय है उसी समुदाय से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं जी। उन्होंने अपने समुदाय के लिए, अब इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति कह लो चाहे कुछ कह लो, उसको जनजाति में ये जोड़ना चाह रहे थे। और जो वहां की मुख्य जनजाति है कुकी, उसने इसका विरोध किया। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य काम था वो ये था कि दोनों जो पार्टी थी, जो दोनों जनजातियां थी या दोनों जो मुख्य समुदाय थे, उनको बैठा के बात करनी चाहिए थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी देते हुए ये साफ तौर पे ये बोल दिया कि हाई कोर्ट का कोई जो है उसकी कोई भी इतनी वो सीमा नहीं है कि हाई कोर्ट ये तय कर दे कि किसको आरक्षण मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ये केंद्र सरकार के अधीन मामला है, हाई कोर्ट से निर्देशित कर सकता है जी। लेकिन वो जो संदेश पहुंचना चाहिए था वो संदेश उन दोनों जनजातियों तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ पे सरकार की चूक हो गई। हमारी पार्टी के विधायक गए थे सरकार से बात करने मुख्यमंत्री जी से, लेकिन शुरुआती तौर पे ये मामला जो है थोड़ा हल्के रूप में ले लिया गया। और आप जानते हैं कि सीमावर्ती राज्य है मणिपुर,
और चीन की सीमा भी लगती है और पड़ोसी राज्यों की दखलंदाजी रहती है और बहुत ही संवेदनशील मसला रहा ये। कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई, गृह मंत्री जी से चूक हुई। गृह मंत्री जी जो है वो 10 तारीख 13 तारीख तक उधर कर्नाटक चुनाव में बिजी रहे। अगर स्थितियों को वहीं पे कंट्रोल में कर लिया जाता उसी समय जब 3 तारीख से घटना शुरू हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की इतनी संपत्ति का हजारों की संख्या में जो लोग हैं बेघर हो गए, सैकड़ों चर्च जल गए, कई मंदिर जल गए और पता नहीं कितना जान माल का नुकसान हुआ और अभी भी स्थितियां जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। इस तरह की जो भी परिस्थिति बनती है उसका आप भी जानते हैं बेहतर, हमारे बीजेपी के साथी भी जानते हैं, बातचीत से ही इसका हल निकलता है। तो अभी गृह मंत्री जी वहां हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों समुदाय को बिठा के टेबल पे बात की जाएगी और जो एक बेस्ट पॉसिबल जो एक होता है ना बीच का रास्ता, एक कूटनीतिक रास्ता, उस रास्ते को निकाला जाए और इसमें जो भी उपद्रवी हैं, जो भी उग्रवादी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बात बताइए डॉक्टर अरुणेश यादव जी, ये वस्तुतः वाकई मैतेई और कुकी लोगों के बीच में संघर्ष का मसला है या इसके संदर्भ में म्यांमार के दखल की बात हो रही है, कुछ विदेशी ताकतों की दखल की बात हो रही है? क्या देख पा रहे हैं आप? क्या दो जनजाति या दो समुदाय अपने अधिकारों के लिए भिड़ गए? मामला इतना सरल है या इस मौके को भुना लिया जो इस देश में अशांति चाहते हैं उन लोगों ने? देखो साहब, हम लोग जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो गांव में आपने देखा होगा जब एक परिवार के 2 सदस्य आपस में जमीन को लेके लड़ते हैं तो जिनकी मेड़ें, खेतों की मेड़ें अगल बगल से जुड़ी हुई होती हैं, वो लोग इसमें मजे लेते हैं। एक भाई जो है प्रोवोक करेगा और दूसरा पड़ोसी दूसरे भाई को जो है प्रोवोक करने का काम करता है। और यहाँ पे वस्तुतः स्थिति कुछ इसी तरह की है। मैतेई समुदाय भी हमारा है, कुकी समुदाय भी हमारा है, लेकिन इसमें पड़ोसी देश कहीं ना कहीं खलल डाल रहे हैं। पड़ोसी देश इस स्थिति का जो है नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें दृढ़ता से रहना है। हम लोगों को जो है इस जितनी भी स्थितियां चली है जो बिगड़ गई हैं, लेकिन इसको फिर भी ऐसा नहीं कि अभी बेकाबू है, इनको स्थितियों को समझते हुए सबसे पहले जो पड़ोसी देशों की जो दखलंदाजी है उसको हमें बड़ा जो है सख्ती से उसमें निपटना बड़ी पड़ेगा। संजीदगी से बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुणेश यादव, वो बात कर रहे हैं जो वस्तुतः इस समय होनी चाहिए। दलगत राजनीति से परे रह के डॉक्टर अरुणेश यादव की बातें महसूस हो रही हैं। तो प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास में आता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई मणिपुर के मसले को उस गंभीरता से लिया गया? अरुणेश यादव जी को लगता है कि शुरुआत में संजीदगी से नहीं लिया, इसलिए चीज ज्यादा बिगड़ गई। क्यों? जी हिमांशु जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी कि गंभीरता से समय पर इस मामले को नहीं लिया गया। जी आज अमित शाह जी लगभग महीने भर बाद वहां जो दौरा कर रहे हैं वो 1 महीना पहले एक्सपेक्टेड था। राजनीतिक दलों की ओर से भी और न्यूट्रल समीक्षकों की ओर से भी ये बात की जाती थी कि भाई आखिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं जी। लेकिन एक लंबा गैप रहा। और एक बात यह है कि अभी कह रहे हैं अमित शाह जी के इस पक्ष न उस पक्ष, निष्पक्ष तरीके से जो भी होगा सो होगा जी। लेकिन चीजों को होने दिया गया, ये सबसे गंभीर अपराध है जी। उसके बाद आप न्यायाधीश की तरह बात कर सकते हैं कि अब जो एक्शन होगा हम निष्पक्ष तरीके से करेंगे जी। लेकिन वहां की जो नाजुक समस्या है वो उसकी नाजुकता को समझना जरूरी है कि उस इलाके में मैतेई समुदाय छोटे क्षेत्र में सघन आबादी के साथ है जी। और जो कुकी समुदाय है वो बिखरी हुई आबादी है, आदिवासी है और सत्ता में मैतेई समुदाय का प्रभुत्व है, राजनीतिक रूप से उसका प्रभुत्व है। और नगा समुदाय जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहा है जी। और इसके बावजूद कि अमित शाह जी के रिजीम में, नरेंद्र मोदी जी के रिजीम में वहां शांति लौटी और बातचीत हुई, फिर भी ये जो पैदा हुआ है संकट, ये असुरक्षा की भावना के कारण पैदा हुआ है। और ये असुरक्षा की भावना क्यों हुई जी? वहां जो नगा समुदाय है उनको लगता है कि सरकार भी मैतेई की है और अदालत का फैसला भी
भी मैतेई की तरफ ही होगा, और केंद्र सरकार भी वही है। यहाँ पर हिंदू और नॉन हिंदू का भी फैक्टर है, इसको भी समझना चाहिए। मैतेई समुदाय हिंदू है तो उधर नॉन हिंदू ज्यादा हैं। तो ये जो रिफ्ट है, ये जो दूरी है, इस दूरी को बहुत नाजुक तरीके से समझने की जरूरत थी, सुलझाने की जरूरत थी। जब नगा ने लोगों ने अदालत की एक टिप्पणी को लेकर के असुरक्षित भावना से एक रैली बुलाई, तो उस रैली में के बाद हिंसा की आशंका थी, वहां पर अलर्ट मोड में होना चाहिए था। और इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशी शक्तियां ऐसी परिस्थिति में हस्तक्षेप करती हैं, वो हथियारों की भी सप्लाई करती हैं, वो मादक पदार्थों का भी कारोबार करती हैं, और हमारे ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल भी करती हैं। कई सारे बिंदु दे दिए प्रेम कुमार जी ने। तो सुप्रीत जी आपके पास आते हैं, आप अपने हाथों से ही बनी इमारत को जमींदोज होते हुए देखने को क्यों तैयार हो गए? आपकी सरकार के प्रयासों से एक लंबे अंतराल के बाद मणिपुर में शांति लौटी थी, और वो मणिपुर जब जलता हुआ महसूस हुआ तो आपने उसे इतने लंबे समय तक उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया? ये सवाल बार बार आ रहा है। क्या कहते हैं आप? अंदाजा नहीं लगा पाए कि हालात कितने विषम हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्तर पर व्यवस्था करके शुरुआती दिनों में ही लोगों को निकाल लिया। ऐसा वैसे होता है जब सीरिया या सूडान में युद्ध छिड़ जाता है कि भाई भारतीयों की घर वापसी करो। हमने देश के अंदर जो है राज्य वापसी के अभियान को देखा, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आज डीजीपी बदले गए, क्यों? हाल में सबसे पहले वो अभी गए थे, तो वहां पे वो मैती समुदाय से मिले, उनके सबसे बड़े बड़े लोगों से मिले, उनके समुदाय के बड़े बड़े लोगों से मिले, और उसके बाद वो अब चुरा चांदपुर में जा रहे हैं, जहां पे वो दूसरे समुदाय जो अपना कुकी समुदाय के बहुल्य स्टेट है, वहां पे उनके नेताओं को मिल रहे हैं, ग्राउंड पे जाके मिल रहे हैं। वो 3 दिन का एक दौरा रखा है उन्होंने, इसकी संजीदगी को पूरा अपने मन में रखा है, तभी वो इस चीज को ले रहे हैं। जब गृह मंत्री के हाथ में चीज आ गई है तो पूरा विश्वास है कि जनता उनका साथ देगी। और वो आप एक बात भूल गए सुप्रीत जी, आपने बड़े आसानी से बच निकलना चाहा कि वो क्या है, सुरक्षा कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। तो वो राज्य में जो सरकार है ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो फिर आप मान रहे हैं कि राज्य के स्तर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई, इसलिए अब माननीय गृह मंत्री जी व्यवस्था देख रहे हैं। सर मैं इसमें पता क्या बात है, जैसे अगर ये जरूर से ज्यादा जल्दी गृह मंत्री उसके अंदर एंटर करते तो वो भी गलत माना जाता कि क्यों आप बार बार अंदर आ रहे हैं। और अगर जब सिचुएशन में लगा गृह मंत्री को या आईबी की रिपोर्ट आई कि हाँ यहाँ पे आके दूसरे देश जो दूसरी चाइना है वो हो सकता है मदद कर रही हो इन चीजों में, और दूसरे इस चीज को ज्यादा उग्र बन रहा है, उन्होंने अपनी स्टेप इन करने की कोशिश करी। ऐसा तो नहीं है 28 दिन ले लिया आपने सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी, विचार का विषय है, देश में चर्चा का भी विषय है। पर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर अरुणेश यादव जी आपके पास आना चाहता हूं। कहने में बड़ा आसान लगा, दोनों को साथ बिठा लिया जाए, दोनों को बिठा के समाधान निकाल लिया जाए, इतना आसान मसला थोड़ी है। ये संघर्ष तो दशकों पुराना हो गया, सदी होने को आ रही है दोनों समुदाय के बीच में। अब मैतेई समुदाय है, 50% आबादी है राज्य की, अपने आप को एसटी में शामिल कराना चाहता है। जो एसटी में शामिल हैं उनकी आबादी 34% है कुल जमा। अब 50 ये और 34 ये हो गए तो फिर रिजर्वेशन तो एक्चुअल दूसरे लोगों के लिए हो गया। मामला जटिल नहीं है क्या? बातचीत से संभव है? देखिए साहब, अगर मामला आसान हो तो फिर उसे सियासत हम कैसे कहें जी? ठीक है, फिर तो वो कोई भी आम व्यक्ति उसको सॉल्व कर लेगा जी। सियासतदारों का काम ही यही होता है कि जटिल से जटिल मामले को आसानी से सॉल्व किया जाए। यहीं पे आपकी खूबी और खामियां निकल के आती हैं। आसान परिस्थितियों में तो कोई भी रास्ता निकाल लेगा, लेकिन असली परीक्षा होती है जब परिस्थितियां आपके विषम हो। ठीक है, तो अब जैसे चूंकि बहुत नुकसान हो ही चुका है, 1 महीने का समय गुजर गया, अब तो खैर चलो पुरानी बातों पे ज्यादा कोसना भी ठीक नहीं तो हमारे बीजेपी के साथ ही कहने लगेंगे कि कांग्रेस तो जो है हमेशा कमियां निकालने का काम करती है।
मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी भी स्थितियों को अगर सुधारने में आपको लगता है, हालांकि आप लोग कभी भी हमसे मदद लेना नहीं चाहते, अगर आपको लगता है कि हमारे किसी नेता के सहयोग की आपको जरूरत है, किसी सलाह की आपको जरूरत है, तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। सबसे पहले जरूरी है मणिपुर के लोगों की सुरक्षा। मणिपुर जो बहुत ही संवेदनशील राज्य है, वहां पे स्थितियां कैसे बहाल की जाए। और इसमें एक और पहलू देखिए कि जो 11 खिलाड़ी हैं, जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं हमारे, वो अपने पदक जो है वो सरेंडर करने को तैयार है। कह रहे साहब हम अपने सारे पदक जो है सरकार को वापस कर देंगे और कभी भी देश के लिए नहीं खेलेंगे। तो ये भी एक जो है उनके अंदर सोचिए कितनी निराशा का भाव आ रहा है, कितनी असुरक्षा का भाव आ रहा है। वैसे भी हमारे देश में पदक लाना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि इसी टाइप से पदक का जो है जंतर मंतर पे भी मामला चल रहा है। तो सरकार को इन चीजों को थोड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। देखिए, जो खिलाड़ी हो हमारे या आम जनता हो, इनके हितों की भी अनदेखी करना ठीक नहीं है। ठीक बात नहीं है। पर डॉक्टर अरुणेश यादव बड़ी कमाल की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि विश्वास बहाल करने की सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए, और उसके संदर्भ में अगर हमारी मदद की जरूरत है तो हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं, क्या मौका नहीं है ये विषय भाजपा, कांग्रेस या स्थानीय दलों का ना समझ के सर्वदलीय आधार पर सुलझाने की कोशिश हो? वो खिलाड़ी जो मेडल लौटाने की बात कर रहे हैं उनको बुलाकर बात हो कि वो वहां मणिपुर में जाए और मणिपुर में माहौल ठीक करने में मदद करें। क्या ये साझा प्रयास का समय नहीं है, बजाय किसी को कोसने या किसी के लिए कलपने के? हिमांशु जी, साझा प्रयास सबसे पहले मणिपुर से ही शुरुआत करने की जरूरत है। मणिपुर के बाहर बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी, मणिपुर के भीतर सबको साथ लेकर साझा प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन अभी जो अमित शाह जी बोल रहे हैं, मैं उसमें आशंका जता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि जैसे निरस्त्रीकरण करेंगे जनता का। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हथियार जिसके हाथ में नहीं, जिसके पास पाया जाएगा उस पर गंभीर कार्रवाई होगी। लेकिन ये एक ऐसी बात होती है ऐसे जगह में जहां अगर पारदर्शिता से, भेदभाव रहित तरीके से ऐसा नहीं हुआ तो डरे हुए लोग और डर जाते हैं। निरस्त्रीकरण करने के नाम पर वो लगते हैं हमें निहत्था करके आगे क्या मारा जाएगा, इस तरह की भावना बढ़ती है और ऐसे क्षेत्र में विघटनवाद फिर तेज होता है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो प्रेम कुमार जी की है। निशस्त्रीकरण का अभियान चलेगा, पर निशस्त्रीकरण का अभियान पर भरोसा तो तब बनेगा जब सरकार ये भरोसा दिलाए कि किसी के भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। सरकार मौजूद है, सेना मौजूद है, वर्दीधारी लोग मौजूद हैं, इसके बावजूद भी लोगों के घर जलाए गए, लोग मार दिए गए, घर लूट लिए गए, उसके बाद कहा जाए कि तुम्हारे पास हथियार भी नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर नए सिरे से व्यवस्था बनाने की जरूरत, नए सिरे से विश्वास पैदा करने की जरूरत, नए सिरे से सबका साथ लेने की जरूरत। गृह मंत्री मामले की संजीदगी को देखते हुए स्वयं वहां पर कैंप कर रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए अमित शाह को इस देश में एक बड़े सक्षम गृह मंत्री के तौर पर देखा जाता है। वह मणिपुर के मसले का समाधान कैसे करेंगे, ये वाकई अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर अरुणेश यादव ने कही। सामान्य परिस्थितियों का हल तो कोई भी कर लेता है, सियासतदानों से उम्मीद होती है कि वह जटिल परिस्थितियों को सरल तरीके से हल कर दे। अमित शाह की कुशलता दांव पर है। जानने में दिलचस्पी रहेगी हम सबकी कि अमित शाह इस मामले को कैसे निपटाते हैं और मणिपुर जो जलता हुआ दिख रहा है उसे शांति हालात में कैसे वापस लेकर आते हैं। हमारी शुभकामनाएं लेके अमित शाह के साथ है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नेपाल के साथ लिखी जा रही संबंधों की नई इमारत पर बात करेंगे। जय गणे, हम गए और आए।